ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाजपा संगठन से लेकर संसद तक और क्रिकेट की सियासत से अब सरहद तक एक शख्स जो इन सभी रंगों को अपने अंदर समेटे हुए है वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब मैं संसद जाता हूं तो देखता हूं कि कुर्ते पजामे में एक फ्रेंच कट में एक व्यक्ति दिखता है। बीसीसीआई की बैठकें होती है तो वहाँ कोट पैंट टाई लगाए हुए एक शख्स दिखता है, और अब इस यूनिफॉर्म में ये कितनी अलग अलग जो वाइब्रेंट और पर्सनैलिटी है, इसको किस तरीके से आप कैरी ऑन कर रहे हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, और इन सब जगह कहीं ना कहीं आपका दखल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत का सांसद होना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है, और देश के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट का अध्यक्ष बनना और क्रिकेट के माध्यम से लोगों तक इस खेल को और लोकप्रिय बनाना जी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है तो देश की रक्षा सुरक्षा, और जो भारतीय सेना के जवान अपने परिवारों से कई महीने दूर रहकर करोड़ों करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा करते हैं और देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। मुझे लगता है उससे बहुत बड़ी प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए, और मैं तो बचपन से ही सेना में आना चाहता था, आज वो सपना पूरा हुआ है। मेरे दादा स्वर्गीय कैप्टन महंत राम 1916 में 2nd पंजाब रेजिमेंट में गए थे, और ठीक 100 वर्षों के बाद उनका पोता अनुराग ठाकुर आज सिख रेजिमेंट की 124वीं बटालियन में आज आया है। मुझे लगता है देवभूमि हिमाचल जो वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, वहाँ के युवाओं सैनिकों के बलिदान के लिए उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और आज एक बार फिर मौका मिला है सेना के शामिल होने का और देश के लिए सेवा करने का। मुझे लगता है मेरे पिता जो सदा सेना के तरफ उनके मुद्दों को उठाते रहे, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर संसद में पहली बार प्रेम कुमार धूमल जी ने उस विषय को उठाया, तो कहीं ना कहीं सेना के साथ एक बहुत लंबे समय से जुड़ाव। तो अनुराग ठाकुर अब के साथ एक और पहचान जुड़ गई कि लेफ्टिनेंट अनुराग सिंह ठाकुर। क्या एहसास, क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? और एक अहम बात कि आखिर ये जो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के बाद किस तरीके से, क्या ये एक सेरेमोनियल रहेगा या एक सर्विस का किस तरीके से शेड्यूल रहेगा? क्या कुछ आगे की रूपरेखा आर्मी में अनुराग ठाकुर की क्या भूमिका होगी? देखिए, इसमें अलग भूमिका है आपकी, क्योंकि रेगुलर आर्मी ऑफिसर से थोड़ी हटके है। आपको लगातार 24 घंटे यहाँ पर नहीं रहना है, लेकिन साल में कुछ दिन आपको इसके लिए देने हैं। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें होती है, यहाँ तक कि अभी 1 महीने की ट्रेनिंग और अगले 2 साल के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य है, और वो करके ही मैं अगला जो मुझे पद कैप्टन का मिलेगा तो उस तक मैं पहुँच पाऊँगा, और आर्मी कैसे काम करती है उसको सीखने का मौका मिलेगा। किस तरह से किन परिस्थितियों में जाकर आप देश के लिए काम कर सकते हैं, वो सब उसी दौरान आपको सीखने के लिए मिलता है। तो राजनीति भी चलेगी, क्रिकेट भी चलेगी, और देश की सेना किन परिस्थितियों में काम करती है देश के हित में, वो सब जानने का और सीखने का अवसर मिलेगा। आप मूलतः जहाँ से आते हैं, जो आपका संसदीय क्षेत्र भी है हमीरपुर, या पूरे हिमाचल की बात करें हिमाचल भूमि, ऐसा कहा जाता है कि हर परिवार में एक आदमी सेना में होता है। तो आज अपने उन्हीं लोगों के बीच अपने आप को पाकर, आप उन्हीं फौजियों के बीच, उन तमाम जो सेना में लोग रहे हैं हिमाचल से और आपके क्षेत्र से, आज अपने आप को उन्हीं के बीच पाकर आप किस तरीके से आपको लग रहा है, क्या महसूस कर पा रहे हैं उनकी जिम्मेदारियों को, किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं देखने के, मुझे लगता है। एक ये है कि आपको गर्व इस बात का होता है कि हर दूसरे घर से हिमाचल के परिवार से एक फौजी है, देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, देश में सेवाएं दी हैं। पहला परमवीर चक्र विजेता हुए तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल से हुए। करगिल के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहादत दी तो हिमाचल ने दी, मात्र 70 लाख की आबादी है उसके बावजूद, और 4 परमवीर चक्र मिले, उनमें से 2 भी हिमाचल प्रदेश को मिले, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को मिले। तो ऐसा सौभाग्य किस प्रदेश का है। लेकिन दूसरी ओर देखने को मिलता है, कोई महीना शायद ऐसे जाता होगा जब किसी सैनिक की पार्थिव शरीर शहादत होने के बाद प्रदेश में आती ना हो। तो उसके बावजूद देश के युवा, प्रदेश के युवा देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मुझे लगता है भाव बहुत कम राज्यों में है, बहुत कम युवाओं में है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता है।
देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति बलिदान की भावना और देश के लिए मर मिटने का भाव ये पैदा करना और कराना, ये सब हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है ये वर्दी पहनने के बाद जो जोश आपके बीच में आता है, इसी वर्दी को देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिली। आज इस वर्दी को पहनने के बाद मैं चाहूँगा करोड़ों और नौजवान देश के प्रति, देश की सेवा के प्रति और आगे आए। अनुराग जी, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि आज़ादी के बाद जो दौर था वो अलग दौर था, आज का दौर अलग है। वो जो देशभक्ति का जज्बा था, क्या लगता है आज भी है? आर्मी के प्रति जो एक युवाओं में सम्मान, उत्साह और सेना में जाने की जो ललक थी, वो अब देखने को नहीं मिलती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। लोग आजकल ज़्यादा अच्छी नौकरियों की तरफ जाना चाहते हैं, अपने बच्चे को सेना में कोई भेजना नहीं चाहता है। आपको लगता है इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, जो सम्मान और जिस तरीके की प्रतिष्ठा सेना में जाने में पहले महसूस होती थी वो फिर से स्थापित हो, युवा सेना की ओर आकर्षित हो, इसके लिए पहल करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है परिस्थितियां बदली हैं और आज का युवा जहां एक अलग तरह का लाइफस्टाइल अपने लिए देखता है, शायद प्राइवेट क्षेत्र में रोज़गार के माध्यम से आपको कई गुना ज़्यादा तनख्वाह भी मिलती होगी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो पद और जो आपका योगदान, एक तो पद के माध्यम से आपको लगता है एज ऑफिसर आप आए, दूसरा अगर आप एक सैनिक के रूप में भी आते हैं तब भी वो शायद किसी और को अनुभूति नहीं होती होगी जो एक सैनिक को या एक आर्मी ऑफिसर को होती है, कि वो पल पल एक एक कदम देश के लिए जीता है, एक एक कदम उसका देश के प्रति योगदान रहता है। और मुझे लगता है आज के युवाओं को यही समझना चाहिए कि आज अगर भारत सुरक्षित है और जो दुनिया भर की परिस्थितियां हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, अगर आपके पास सशक्त सेना नहीं होगी तो आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके देश का युवा जागरूक नहीं होगा तो आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो दोनों चुनौतियां देखनी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे पास है, उसको कैसे ढाला जाए, किस तरह से उसको देश की विकास के रूप में लगाया जाए, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो सेना में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, लेकिन देश के युवा की भूमिका क्या हो, उसकी स्किल डेवलपमेंट पे कौन ध्यान दे, उसकी एजुकेशन पे ध्यान कौन दे, उसके रोजगार के ऊपर ध्यान कौन दे। और ये जो बढ़ती हुई आबादी है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसको कोई राजनीतिक दल आज नहीं उठा रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो सुविधाएं सैनिकों को मिलती है, खासतौर पे जो लोअर रैंक के सैनिक होते हैं, आपको लगता है कि समुचित है या और दिया जाना है? प्राइवेट नौकरियों की और युवा इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ तनख्वाह ज़्यादा है, सुविधाएं बेहतर हैं। क्या सरकार सैनिकों को जो सुविधा चाहिए वो दे पा रही है? जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आपको लगता है, चूँकि अब आप आर्मी से जुड़े हैं एक तरीके से, तो आपको लगता है कि ये बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है ताकि एक जो प्रोफेशन है एज अ कैरियर सोल्जर का, वो अट्रैक्टिव हो? और मुझे लगता है जो आपने विषय उठाया बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बारीकी के साथ अंदर काम करके देखूंगा तो परिस्थितियां जानने का अवसर भी मिलेगा। क्या बाहर के तरफ वर्किंग कैसी है, आर्मी की कैसी है, तो बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, एक पॉलिटिशियन की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, एक प्राइवेट सेक्टर में एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाने के बाद मुझे लगता है वो सब एक्सपीरियंस बहुत कुछ मुझे सेना से सीखने को मिलेगा और हो सकता है कुछ मेरी ओर से कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पर हो पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, रोमांचक रहेगा कि वहाँ पे मैं क्या सीख पाता हूँ और मेरे माध्यम से मैं वहाँ पर क्या योगदान दे पाता हूँ। एक बड़ा मुद्दा जो भूतपूर्व सैनिकों का रहा है, सेना से जुड़ा रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन का रहा है। जैसा आपने खुद कहा, आपके पिताजी पहले व्यक्तियों में थे जिन्होंने ये मामला उठाया था। आपकी सरकार की तरफ से कुछ पहल की गई है, फिर भी समय समय पर विरोध के स्वर उठते रहते हैं। हम देखते हैं प्रदर्शन जंतर मंतर पर होता रहता है। तो आखिर क्या स्टेटस है इस वक्त 1 रैंक 1 पेंशन का? क्या मामला सॉर्ट आउट हो गया हुआ है या उसको और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए, और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने वर्षों से पेंडिंग इस मांग को, जब मेरे पिताजी ने 1999-90 में इस विषय को उठाया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने वर्ष हो गए लगभग। और किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस सरकार ने किया है और पहली किश्त पे चले गए। लेकिन जिस तरह की नई मांगें उठी, जिस तरह से नए विषय इसमें से जोड़े गए, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं जो हल नहीं हो सकता। सभी लोग बहुत खुश हैं। अगर कुछ लोगों के मन में कुछ और बातें ऐसी हैं तो बैठकर बातचीत करें, अगर उस समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर
इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लागू किया है और देश के करोड़ों फौजी भाई उनके आभार प्रकट करते हैं। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में इस वक्त हालात चिंताजनक हैं। पिछले कुछ समय में जो हिंसा हुई है उसमें कई सिविलियन भी मारे गए हैं। ये जो सिचुएशन है उसमें आर्मी भी दबाव में इस वक्त दिख रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर की समस्या है उसमें ख़ासतौर पर सेना की कितनी अहम भूमिका है और किस तरीके से सेना ने अपनी भूमिका निभाई है कश्मीर में? देखिए, पहले तो देश को ये समझना होगा कि कश्मीर की ये विशेष परिस्थितियाँ किन के कारण हैं, ये माहौल, ये दबाव क्यों बनता है, आखिर बाकी पूरे देश से कश्मीर की परिस्थितियाँ अलग क्यों बनी, क्या ऐसे ऐतिहासिक कारण रहे जिसके कारण आज भी परिस्थितियाँ लगभग 70 वर्षों के बाद वैसी की वैसी खड़ी हैं। और सेना के ऊपर जो दबाव रहता है, एक और घुसपैठ जो पाकिस्तान की ओर से होती है उसको रोकना, उन आतंकवादियों से लड़ना, और दूसरी ओर देश के अंदर बैठे अलगाववादी पाकिस्तान की शह पर उस राज्य में माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। ये स्पष्ट है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा। और ये जो देश विरोधी ताकतें कश्मीर को अलग करने का सपना लेकर बैठी हैं, न ये सपना कभी पूरा 70 वर्ष में हुआ, न कभी ये आगे आने वाले समय में उनका सपना पूरा होगा। कश्मीर सदा भारत का था और सदा भारत का रहेगा। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो भ्रष्टाचार के केवल आरोप नहीं लगे, पनामा पेपर लीक्स में उनका नाम आया, उससे उनकी परिस्थितियां बहुत बदली हैं। उनकी कुर्सी हिल रही थी, उनको तो एक मुद्दा मिला कश्मीर का एक बार फिर उठाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और कहीं ना कहीं उससे वो अपनी साख वहाँ पर बिठाना चाहते हैं, आर्मी से समझौता करना चाहते हैं, दुनिया भर में भारत के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन पाक का चेहरा बेनकाब हुआ है और ये षड्यंत्र उनका किस तरह से हुआ, अभी भी आतंकवादी पकड़े गए तो सेना के कारण वो पकड़े गए हैं। और सेना किन परिस्थितियों में लड़ती है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के अपने सभी भाई और बहनों से, ये पथराव की घटनाओं को बंद करें। हम एक ही देश में रहने वाले भाई बहन हैं, सब मिल बैठकर इस पर बातचीत हो और किस तरह से मेरे वहाँ के नौजवान भाई और बहनों को और रोज़गार मिल पाए, किस तरह से मेरा जम्मू का और कश्मीर और विकास कर पाए, हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। देश की सरकार भी करेगी, सेना भी प्रयास करनी चाहिए, और अगर क्रिकेट बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम क्रिकेट के माध्यम से भी करेंगे। हर तरफ से प्रयास होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले पथराव बंद होना चाहिए और शांतिपूर्वक माहौल वहाँ पर बनना चाहिए। मगर इन प्रिंसिपल बीसीसीआई प्रेसिडेंट के तौर पर आपको लगता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जो संबंध है खासतौर पर कश्मीर के हालात को देखते हुए, ये एक सही समय नहीं है जहां 1-1 सीरीज़ या भारत पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मैच, क्रिकेट मैच को लेकर आप इसके पक्ष में, अभी बीसीसीआई इसके पक्ष में नहीं है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस साल कोई सीरीज़ तय ही नहीं है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसलिए उसकी आज चर्चा करना भी उचित नहीं है। जब समय आएगा, उस समय की परिस्थितियाँ क्या होगी तब हम निर्णय लेंगे। लेकिन आज कोई परिस्थिति नहीं है, ना ही आज कोई फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भारत पाकिस्तान के मैच की कोई प्लानिंग है, तो इसलिए इस मुद्दे को आज उठाना भी नहीं चाहिए, ना ही आज इस पर कोई निर्णय हो रहा है। हिमाचल में खेलों के प्रोत्साहन को लेकर आपने कई पहल किए थे। एक पहल वहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है, खेल विधेयक लाया जा रहा है। आप लोग उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? आप तो ऐसे, आपकी छवि है युवाओं के बीच जो खेल को प्रोत्साहित करता है, क्या विधेयक में किसी तरह का कोई लैकुना है या आखिर क्या है जो राज्य सरकार के प्रस्तावित खेल विधेयक का आप लोग विरोध कर रहे हैं हिमाचल में? देखिए, पहले भी सन 2005 में वो लेकर आए थे, हमने कोर्ट में चैलेंज किया था कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है और जो ऑटोनॉमी है, आपकी वो ऑटोनॉमी एक सोसाइटी के नाते चली जाती है, और जिन जिन बिंदुओं पर हमने उनका विरोध किया, कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और उसके बाद सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। 2005 से लेकर 2016 तक कांग्रेस की सरकारें यही प्रयास करती रही कि पिछले दरवाजे से आकर खेल संघों पर कब्जा कर लिया जाए। वो कभी आज तक ये नहीं पचा पाए कि धर्मशाला दुनिया के मानचित्र पर आ चुका है। वर्ल्ड क्रिकेट पर आज धर्मशाला को सबसे खूबसूरत स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सन 2005 से पहले कोई मैच नहीं हुआ इतने वर्षों में। सन 2005 के बाद
T20 के मैच हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वनडे के मैच हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, IPL के मैचेस हुए, और विश्व कप जो गिने चुने स्टेडियम्स में होता है वो उसके मैचेस भी हिमाचल प्रदेश में हुए। जो टेस्ट सेंटर बनाने का मेरा एक सपना था, आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम को टेस्ट सेंटर का स्टेटस भी दिया गया है। हमने वो सारी उपलब्धियां हासिल की जो आज तक कभी नहीं हुई थी। आज आपने आर्मी की ड्रेस में हैं, फिर भी अगर मैं लिबर्टी लूँ, और एक चूँकि यू वियर मैनी हैट्स एट द सेम टाइम, तो मैं अगर लिबर्टी लूँ एज ए BCCI प्रेसिडेंट के तौर पर आपसे एक दो सवाल पूछूं। हाल में जो जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें आई हैं, किस रूप में आप उसको देखते हैं एज अ BCCI प्रेसिडेंट, बिकॉज दैट डायरेक्टली डील्स विथ योर डिपार्टमेंट? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मैं 5 तारीख तक का इंतज़ार करूंगा, जब हमने BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है, सभी राज्य के यूनिट्स को बुलाया है, जिनकी कईयों की मान्यता ख़त्म करने की बात कर दी गई, कईयों के अधिकार छीनने की बात कही गई, और एक ऑटोनमस बॉडी के ऊपर किस तरह से इस जजमेंट का असर पड़ेगा और किस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर्स को छीनने का प्रयास किया गया, ये सब बातों की बातचीत उस समय होगी, और जो भी उसमें से मंथन करके निकलेगा उससे आपको अवगत कराएंगे। अभी तक मैंने उसके ऊपर स्टेटमेंट कोई नहीं दी। भारत में एक ये भी प्रचलन हो गया है, जो मैं मीडिया के मित्रों में भी देखता हूँ, जजमेंट्स को डिटेल में नहीं पढ़ते। चाहे वो लोकपाल की बात थी, उस समय कहते थे कि जन लोकपाल या लोकपाल, लेकिन हम बदले में पूछते थे भैया अंतर क्या, तो उनको खुद पता नहीं होता था। तो इस जजमेंट पर भी केवल 1-2 आर्टिकल्स मैंने आज तक देखे हैं। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अध्ययन करना कि आज के जुडिशियल सिस्टम में किस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं और उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा, संस्थाओं पर क्या पड़ेगा। चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे BCCI के ऊपर हो या कोई और जजमेंट हो, क्योंकि किसी जजमेंट की क्रिटिसिज्म करना कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत कानून, आप किसी जज के खिलाफ नहीं करें, आप एक जजमेंट के क्रिटिसिज्म अगर करते हैं और लीगल पॉइंट्स पर करते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए मीडिया के मित्रों को, और आपको जरूर इस पर देखना चाहिए कि क्या आज जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है या उसमें कुछ कमियां हैं। अगर BCCI को ऐसा लगता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कि जो जजमेंट है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो क्या लीगल ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हैं क्या इस मामले में? अगर आपको लगता है कि ऑटोनॉमस बॉडी के ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण हो रहा है, तो द लीगल ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। मेरा आज भी भारत की जुडिशरी में उतना ही विश्वास है जितना पहले था। ये बात अलग है कि आप किसी जजमेंट से सहमत हैं या आप उसको अल्ट्रा वायरस मानते हैं, कैसे जो भी आप मानते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, मेरा आज भी उसमें बहुत विश्वास है। और कहीं अगर कोई गलती होगी तो ज़रूर उसमें सुधार भी हो सकता है, लेकिन वो निर्णय मुझे नहीं लेना, पूरे बोर्ड के सदस्यों को लेना है, और कोई कमियां होंगी तो वो वहाँ पर रखेंगे। हर यूनिट का अपना अधिकार है, वो अपनी रिवीजन के लिए जा सकता है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। BCCI को इकट्ठे मिलकर क्या निर्णय लेना है, हम ये 5 तारीख को तय करेंगे। BCCI प्रेसिडेंट के अलावा एज अ कॉमन मैन आपको क्या लगता है, जो बात लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों में भी है कि नौकरशाह और नेताओं को BCCI या खेल संगठनों से बाहर रखने की बात जो की जाती है, एज अ कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन? आप BCCI के अध्यक्ष के नाते नहीं, BCCI अपना फैसला करेगा, आपको लगता है कि नौकरशाहों का और नेताओं को खेल संघों से अलग रखा जाए, या दे शुड बी पार्ट, देयर एक्सपर्टाइज शुड बी यूज्ड? क्या मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट क्या ये एलियंस हैं? क्या इसी देश का हिस्सा नहीं, इसी समाज का हिस्सा नहीं है? तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आखिर क्या मंत्री जो देश को चला सकता है, क्या वो क्रिकेट बोर्ड को या किसी खेल संस्था को नहीं चला सकता? जो अधिकारी जिसके आने से लाभ मिलता है कुछ और नहीं चला सकता? तो इन सब विषयों पर आज चर्चा करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं आपको ये भी कह दूं कि पवार साहब नहीं होते तो शायद दोबारा से वानखेड़े स्टेडियम नहीं बनता। अगर वानखेड़े जी नहीं होते तो उस समय वानखेड़े स्टेडियम नहीं बनता। अगर अरुण जेटली जी नहीं होते तो शायद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दोबारा नहीं बनता। अगर IS बिंद्रा नहीं होते एज ए ब्यूरोक्रेट तो शायद मोहाली में स्टेडियम उस समय का मॉडर्न स्टेडियम नहीं बनता। मैं राजनीति में बाद में आया, लेकिन मैंने राजनीति में आने से पहले धर्मशाला का स्टेडियम बनाया, जो आज एक उदाहरण और एक मिसाल के रूप में कहा जाता है। तो ये बातें कहनी बाहर से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल कितनी है उसको समझना जरूरी है। एक दो अंतिम सवाल। इतनी व्यस्तता रहती है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि यू वियर मैनी हेड्स एट ए टाइम,
संसद में हैं, भाजपा के युवा मोर्चा संगठन को हेड करते हैं, बीसीसीआई को हेड कर रहे हैं, आर्मी में भी अब समय देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका स्टेट, जहां आपका दिल बसता है, कहीं वो सफ़र करे इन सब चीज़ों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ हर दूसरे परिवार से एक फौजी है, और वो भली भांति जानता है कि जब एक वर्दी पहनता है तो उसका अपने देश के प्रति क्या समर्पण रहता है। और मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे तीसरी बार सांसद बनाया है, और मैंने तीनों के तीनों जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर उसको रेलवे लाइन से जोड़ने का ना केवल प्रयास किया बल्कि मंजूरियां दिला दी। ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को पूरा कराने के लिए पैसे दिलाए, पूरा प्रोजेक्ट बनवाया। भानुपल्ली बिलासपुर ले रेलवे लाइन के लिए 325 करोड़ अलग दिलाए, अब उसको नेशनल इंपॉर्टेंस की रेलवे लाइन घोषित करवा दिया। ऊना से हमीरपुर की रेलवे लाइन सर्वेक्षण मंजूर करवा के सर्वेक्षण पूरा करवा दिया। 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन 3000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, अब वो भी पूरा हो गया। अब इसी तरह से सड़कों के लिए 19 नेशनल हाईवे, कई हज़ार करोड़ रुपए की सड़कों की मंजूरी करवाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कंटीन डिपो, इंडियन ऑयल का डिपो, बस स्टैंड से लेके ऐसी कई एम्स, ये सारी मंजूरियां करवाई हैं। तो एक सांसद की भूमिका, मेरी 92% से ज़्यादा अटेंडेंस है, जो एवरेज से कई गुना ज़्यादा है। जो एवरेज आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिबेट्स में भाग होता है, उससे मेरी ज़्यादा पार्लियामेंट में भी है। और हर महीने में उचित समय निकालकर अपने लोकसभा क्षेत्र भी जाता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होना, पीएससी की कमेटी की मीटिंग हफ्ते में कई बार 2 बार होती है, महीने में 5-6 बार होती है, तो वो भी सारी अटेंड करना। कहाँ से समय निकालते हैं इतना, और कितना काम आंखों के नीचे काले गड्ढे और थोड़े से सफ़ेद बाल ये दिखाते हैं कि महीने में 24 दिन सफ़र करना, 18 से 20 घंटे काम करना, तो मन में अगर भाव हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज का युवा अगर मल्टीटास्किंग नहीं करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। युवा को ये तय करना है कि वो अपने परिवार को भी पाले और कुछ क्षण निकालकर देश के प्रति भी कुछ ना कुछ करे। चाहे एक पौधा लगाना हो, चाहे सड़क साफ करनी हो, या जागरूकता किसी विषय को लेकर फैलानी हो, या कुछ बच्चों को पढ़ा लिखाकर और लिटरेसी और ज़्यादा करनी हो, साक्षरता ज़्यादा फैलानी हो, तो मुझे लगता है इस तरह के प्रयास सबको करने चाहिए, तभी ये देश और समाज आगे बढ़ सकता है। अंतिम सवाल आपसे अनुराग जी, 41 साल आपकी उम्र है, 3 बार आप सांसद रह लिए, भाजपा में बड़े पद पर संगठन में आप हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट हो गए। व्हाट नेक्स्ट? 5 साल बाद अनुराग ठाकुर को क्या, खुद का आपका विजन क्या है अपने बारे में कि अब यहाँ से आगे का सफ़र क्या हो, कैसे हो, किस तरफ मोड़ा जाए जीवन को? जिस भी रूप में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की और हिमाचल की सेवा कर सकूं वो करूंगा, और जो भी कदम मुझे अपने देश के लिए उठाने पड़ते हैं मैं वो उठाऊंगा, चाहे वो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हो, या बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हो, या एक सांसद के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, या एक सैनिक के रूप में। वो सारे कदम देश की प्रगति, देश के विकास और इस देश को और मजबूत बनाने के दिशा में होंगे। ऐसा ही मेरा प्रयास रहेगा। अनुराग जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।